अगर आप किसान या एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हैं तो ये जान लीजिए कि दो ऐसे फैसले इस हफ्ते हुए हैं जिनका असर सीधे किसानों पर पड़ने वाला है। पहला फैसला सरकार ने लिया है, जबकि दूसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। खेतों में खरपतवार खत्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाला खतरनाक रसायन पैराक्वॉट डाइक्लोराइड पर सरकार ने प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। यूरिया को नरेंद्र मोदी कैबिनेट नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। खेती से जुड़ी एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। विरासत में मिली कृषि योग्य जमीन बेचने को लेकर सर्वोच्च अदालत में अहम फैसला सुनाया। जमीन से जुड़ी दो और खबरों पर इस एग्री बुलेटिन पर चर्चा होगी। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ मध्य प्रदेश में आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। गुजरात में कृषि योग्य जमीन पर बिजली के तारों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पोटली का एग्री बुलेटिन और मैं हूं शिवानी वाजपेयी। बुलेटिन में इन अहम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, साथ ही साथ खेती किसानी से जुड़ी कुछ और खबरें दिखाएंगे और आपके शहर में मौसम का हाल बताने के साथ ही बाजार का भाव भी अपडेट देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को देखते हुए पैराक्वॉट डाइक्लोराइड पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। ये खरपतवार नाशक 70 से ज़्यादा देशों में पहले से प्रतिबंधित है और विशेषज्ञ इसे इंसानों के लिए बेहद जहरीला मानते हैं। पहले ये जानिए कि पैराक्वॉट है क्या। इसका पूरा नाम पैराक्वॉट डाइक्लोराइड है। ये खरपतवार नाशी तकरीबन हर तरह की घास और खरपतवार को खत्म कर देता है। फसल बोने से पहले खेत को साफ करने के लिए सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार फसल कटाई से पहले पौधों को जल्दी सुखाने के लिए भी पैराक्वॉट का इस्तेमाल करते हैं। पैराक्वॉट खरपतवार खत्म करने के साथ ही इंसानी स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी खतरनाक असर दिखा रहा है। इसकी थोड़ी सी मात्रा अगर किसी के शरीर में घुस जाए तो फेफड़े धीरे धीरे सख्त हो जाते हैं और मरीज के लिए सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, किडनी, लिवर, स्किन और आंखों को भी ये गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस केमिकल की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके जहर को खत्म करने का कोई भी इलाज नहीं है। अगर कोई इसके प्रभाव से बीमार पड़ता है तो डॉक्टर सिर्फ उसके लक्षण को संभालने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जहर से मौत का जोखिम काफी ज्यादा होता है। कर्नाटक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हुबली में जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 के बीच किए गए एक अध्ययन में पैराक्वॉट पॉइजनिंग से 122 मामलों का विश्लेषण किया गया। इसमें 50% से ज़्यादा मरीजों की मौत हुई, जबकि ARDS विकसित होने वाले मरीजों में मृत्यु दर 93.87% रही। वहीं पूर्वोत्तर भारत के 21 मरीजों पर किए गए एक अन्य अध्ययन में मृत्यु दर 90.47% दर्ज की गई है। एक बात यहाँ साफ करना जरूरी है कि पैराक्वॉट डाइक्लोराइड पर रोक तत्काल प्रभावी नहीं होगी। ये अभी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है जिस पर आपत्तियों और सुझाव के लिए 13 जुलाई से 30 दिनों का समय दिया गया है। इस दौरान अगर कोई ठोस आपत्ति नहीं आती तो 30 दिन बाद पैराक्वॉट भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित हर्बिसाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। देश में यूरिया के 8 से 9 नए प्लांट लगने वाले हैं ताकि किसानों को समय पर खाद मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय यूरिया निर्देश नीति 2026 NIPU 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत देश में 8 से 9 नए गैस आधारित यूरिया संयंत्र लगाए जाएंगे, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और आयात पर निर्भरता घटेगी। सरकार का कहना है कि इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा। देश में यूरिया की उपलब्धता बढ़ने से बुवाई के समय खाद की कमी कम होगी और किसानों को समय पर पर्याप्त यूरिया मिल सकेगी। साथ ही आयात पर होने वाला खर्च घटने से देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।
उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने हिस्से की खेती की जमीन बेचना चाहता है तो उसे पहले अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को खरीदने का मौका देना होगा। ये फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 पर आधारित है, जो कि खेती की जमीन पर भी लागू होता है। इससे पहले कई राज्यों में इस मुद्दे पर कुछ लोगों को भ्रम था। फैसले के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है। इस नियम का मकसद यह है कि परिवार की संपत्ति परिवार के अंदर ही रहे और बाहरी लोगों को उसमें हिस्सेदार बनने ना दिया जाए। इससे परिवारों के बीच आपसी विवादों की संभावना भी कम होगी। अगर कोई वारिस अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो पहले उसे परिवार के अन्य क्लास 1 हायर्स को मौका देना होगा। ये निर्णय कई पुराने विवादों को सुलझाने में मदद करेगा। दरअसल भारत में खेती से जुड़े कई कानून राज्य स्तर पर लागू होते हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से संचालित होते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में यूपी जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लागू है, जबकि बिहार में बिहार टेनेंसी एक्ट का पालन होता है। पंजाब और हरियाणा में विशेष कानून मौजूद है जो खेती की जमीन पर प्रभाव डालते हैं। मध्य प्रदेश में लैंड रेवेन्यू कोड और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड्स एक्ट। इन कानूनों के तहत भी ये सुनिश्चित किया जाता है कि खेती की जमीन का उचित तरीके से बंटवारा और बिक्री हो। सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया फैसले से क्लास 1 हायर्स को स्पष्ट कानूनी अधिकार मिल गए हैं। इससे परिवारों में खेती की जमीन का बंटवारा और बिक्री प्रक्रिया आसान होगी। अदालत ने ये भी साफ किया है कि जब तक किसी राज्य का कानून इस विषय पर अलग व्यवस्था नहीं देता, तब तक धारा 22 पूरी तरह लागू होगी। अब सवाल है कि कोर्ट के इस फैसले से फायदा किसे होगा? इस फैसले का फायदा सबसे ज्यादा उन परिवारों को होगा जिनके बीच खेती की जमीन के बंटवारे के मामले लंबे समय से अटके हुए थे। ये निर्णय परिवार की खेती की जमीन को बाहरी हाथों में जाने से बचाएगा और संपत्ति को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा में जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर आदिवासी सत्याग्रह कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने गले में फांसी का फंदा डालकर विरोध दर्ज कराया और सरकार से मांग की है कि अगर उन्हें उचित पुनर्वास और न्याय नहीं मिल सकता तो इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। परियोजना के कारण हजारों परिवारों की जमीन, जंगल, जल स्रोत, आजीविका और संस्कृति पहचान छिन गई है। न्यूज पोर्टली ने इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट की है। ऊपर दिख रहे बटन पर क्लिक करके आप ये पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। उधर गुजरात से अपने खेतों में बिजली के हाई टेंशन टावर लगाने और ट्रांसमिशन लाइन के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। सैकड़ों गांवों के हजारों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विवाद अडानी की उस बिजली कंपनी द्वारा बिछाए जा रहे ट्रांसमिशन लाइन को लेकर है, जो कच्छ के खावड़ा से मोरबी के हलवद तक करीब 500 किलोमीटर लंबी होगी। इसे लेकर भी न्यूज पोर्टली ने ग्राउंड रिपोर्ट की है। इसे भी आप ऊपर दिख रहे बटन पर क्लिक करके आप ये पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कॉरपोरेट जगत के कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की अपील की है। नई दिल्ली में आयोजित ICAR टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि कंपनियां स्टार्टअप, एग्रीटेक, कौशल विकास, कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास में निवेश कर कंपनियों को सशक्त बना सकती हैं। शिवराज सिंह चौहान ने महात्मा गांधी के ट्रस्ट शिल्प सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि संपत्ति पर समाज का अधिकार है और उद्योगों को अपनी आय का एक हिस्सा किसानों, कृषि अनुसंधान और ग्रामीण समुदाय के कल्याण के लिए समर्पित करना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान PM किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, MSP और ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने जुट किसानों से संवाद कर सिंचाई, रोग, कीट प्रबंधन और बेहतर बाजार व मूल्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। इन प्रयासों से किसानों की आय बढ़ाने और पश्चिम बंगाल के जुट क्षेत्र को नई मजबूती देने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 13 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर जिले के दहेगाम में कृषि उपज मंडी समिति यानी APMC के
अमृत महोत्सव कार्यक्रम और नई सब्जी उपयार्ड का लोकार्पण किया। इसका मकसद किसानों की समृद्धि, आधुनिक कृषि विपणन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना बताया गया है। महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत, किसानों का कर्ज माफ होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इससे 56 लाख किसानों को फायदा मिलेगा और इस योजना पर 36,585 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस साल कृषि क्षेत्र में करीब 95,000 करोड़ का निवेश करेंगे। सरकार आधुनिक खेती, सिंचाई, प्राकृतिक खेती और नई तकनीकों को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने पर भी काम कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार किसानों की 48,000 करोड़ रुपए का लंबित कृषि बिजली बिल माफ करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले 7.5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों का बिजली बिल माफ किया गया था, लेकिन पुराने बकाये के कारण कई किसानों को नए बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाए। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ये फैसला ले रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि किसानों के हित में सरकार ने अनाज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीद दी है। सरकार ने धान खरीद से 80.39 लाख किसानों को पहुंचाया लाभ। 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे खातों में पहुंचे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पारदर्शी खरीद व्यवस्था, समयबद्ध भुगतान और डिजिटल प्रक्रिया के कारण प्रदेश के किसानों का सरकारी खरीद प्रणाली पर भरोसा मजबूत हुआ है, क्योंकि सरकार ने धान खरीद प्रक्रिया को पहले ही तुलना में अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया है। प्रदेश भर में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है। डिजिटल सत्यापन और व्यवस्था लागू की गई है और भुगतान सीधे बैंक खाते में भेजने की प्रणाली को मजबूत किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में कम पानी अधिक उत्पादन देने वाली इजराइल कृषि तकनीक अपनाने की शुरुआत की है। प्रदेश सरकार और इजराइल के जल संसाधन मंत्रालय के बीच हुए MOU के तहत झांसी के गंगवाली गांव में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे खरीफ सीजन में धान, मक्का, मूंगफली की बुवाई शुरू हो गई है। इस परियोजना में ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, पॉली हाउस और अन्य जल संरक्षण तकनीकों पर जोर दिया जाएगा। सफल होने पर इसे चरणबद्ध तरीके से बुंदेलखंड के अन्य गांवों में भी लागू किया जाएगा, जिससे किसानों को कम पानी में बेहतर उपज मिल सकेगी। गंगवाली गांव में सफल शुरुआत के बाद इसे अन्य चयनित गांवों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी, जबकि पश्चिम मध्य दक्षिण प्रायद्वीपी में अगले 7 दिनों के दौरान, उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में अगले 5 दिनों के दौरान बारिश के कमजोर रहने की संभावना है। इससे पहले 13 जुलाई को मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और पश्चिम मध्य के साथ साथ दक्षिण प्रायद्वीपी में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने का अनुमान जताया था। यानी जहां पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून अगले कुछ दिनों में सक्रिय होगा, वहीं उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में किसानों को बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सोयाबीन को लेकर किसानों के लिए राहत की खबर। सरकारी कृषि विपणन पोर्टल एग्मार्कनेट के आंकड़ों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मंडियों में सोयाबीन के भाव मजबूत बने हुए हैं। बैतूल कृषि उपज मंडी में 16 जुलाई को सोयाबीन का भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के पार था, जबकि महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में हाल के दिनों में सोयाबीन का भाव 6,200 से 6,850 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा। एग्मार्कनेट पोर्टल भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा संचालित किया जाता है, जो देश भर की मंडियों के दैनिक भाव की जानकारी देता है। इस सप्ताह के एग्री बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।